हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के बारे में कुछ पढ़ा था। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ कोशिका दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या क्या होता है, इसे हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक में कोशिका श्वसन तंत्र इसमें प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहीं देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक में कितने राइबोसोम पाया जाता है, तो 70, और यूकैरियोटिक में तो 80। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन समसूत्री एवं अर्धसूत्री के द्वारा होता है। उसके बाद जिस भी कोशिका में एक कोशिका पाया जाते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिस कोशिका में एक से अधिक कोशिका पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी जो क्रिया होते हैं वो आंतरिक झिल्ली होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कोशिका में अंतर को हमने समझा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के में। तो हम कोशिका संरचना के बारे में बताएंगे। कोशिका संरचना जो अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार से बनाया गया है। जैसे कोशिका संरचना में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक का बना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जानेंगे कि आखिर कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका जो है ना, कोशिका झिल्ली एक छननी की तरह रहता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली एक छन्नी की तरह रहता है, जो कोशिका के बाहरी भाग पे लगा रहता है। वे कुछ पदार्थों को आने जाने का काम करता है, बल्कि सभी पदार्थों का नहीं करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछ देता है कि कोशिका झिल्ली, अधिकांशतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली की सहायता यानी रक्षा करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। कोशिका में कोशिका झिल्ली की सहायता करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यहाँ से हमने जाना। अब हम जानेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है? कोशिका द्रव के बारे में जानने के लिए हम कोशिका द्रव के बारे में जानते हैं। तो हमने जाना कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो उसके बाद आता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में क्या है, तो कोशिका द्रव का अंतर्गत आता है अंतःप्रदाव्य जालिका। आखिर अंतःप्रदाव्य जालिका क्या है, तो अंतःप्रदाव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। एक में होती है खुरदुरी, यानी एक में होती है खुरदुरी प्रदाव्य जालिका,
और दूसरी होती है चिकनी प्रद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसकी बनी होती है? द चलिए यहां लिखते हैं लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो हमने जाना कि अंतःप्रद्रव्य जालिका किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। उसमें आता है खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका। तो खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका, दूसरा होती है चिकनी प्रद्रव्य जालिका। तो खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका क्या है? तो खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाहरी आवरण पे राइबोसोम लगे होते हैं। खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका के बाहरी आवरण पे राइबोसोम लगे होते हैं, इसीलिए इसे खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका का उस पे लगे राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। उसके बाद आता है चिकनी प्रद्रव्य जालिका। तो चिकनी प्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं लगते हैं और इसका कार्य होता है कि वसा और कोलेस्ट्रॉल का स्रवण करना, इसका कार्य होता है चिकनी प्रद्रव्य जालिका का। उसके बाद हम जानेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम की खोज ई पैलेड ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। तो राइबोसोम की खोज किसने किया? राइबोसोम की खोज ई पैलेड ने 1955 ईस्वी में किया था। राइबोसोम के अंतर्गत एक आता है पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम उस राइबोसोम को कहते हैं जो एक गुच्छों में राइबोसोम लगे होते हैं, उसे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। उसके बाद आता है राइबोसोम। क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए की बनी होती है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन एवं आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज ई पैलेड ने किया था। कब किया था? तो 1955 में किया था। उसके बाद आता है लाइसोसोम। अब आइए हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। आखिर लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने 1958 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का खोज क्या है? डी डुबे ने किया था 1998 में किया था। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का कार्य होता है मरी हुई कोशिकाओं को, एक तरह से कहें तो मरी हुई कोशिकाओं को जला देना। क्वेश्चन पूछता है कोशिका में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी कोशिका पूरे, मान लीजिए कि एक बार में पूरा कोशिका का हर पार्ट, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अन्य पार्ट सभी कार्य करना बंद कर दे, तो उस अवस्था में क्या होता है कि लाइसोसोम खुद फट जाते हैं और सारे कोशिका के सारे पार्ट्स लाइसोसोम के लिपिड में लिपिड के लेप लग जाते हैं, जिसके कारण सभी नष्ट हो जाते हैं और लाइसोसोम अपने साथ साथ सभी को नष्ट कर देता है, जिस तरह से पूरे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? पहला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया?
तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमान ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने किया। तो पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो ऑल्टमान ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो ऑल्टमान ने किया। उसके बाद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, किंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है कि जब एक ग्लूकोज अणु के टूटने से, एक ग्लूकोज अणु से यानी एक ग्लूकोज के टूटेगा तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। और यह क्रिया क्रेब्स चक्र के दौरान होती है, यानी क्रेब्स चक्र के दौरान क्रेब्स चक्र के दौरान एक ग्लूकोज के टूटने से 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस 36 एटीपी में से 34 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद एक है आपको अब आता है गोल्जी का है। तो गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। और कब किया था? तो 1898 ईस्वी में इसका खोज किया था। उसके बाद लौवक आता है। लौवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लौवक 3 प्रकार के होते हैं। लौवक 3 होते हैं। लौवक आपको 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है अवर्णी लौवक, दूसरा होता है वर्णी लौवक, और तीसरा होता है हरित लौवक। तो 3 प्रकार के लौवक होते हैं। तो जानिए क्या क्या अवर्णी लौवक क्या है? तो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं, उस प्रकार के लौवक को अवर्णी लौवक कहा जाता है। यह जो अवर्णी लौवक है पौधों में साधारणतः जड़ों में या भूमिगत तनों में देखने को मिलता है। वर्णी लौवक क्या है? तो वर्णी लौवक जो पादप के पुष्प यानी जो जैसे रंग प्रदान करने की जो क्षमता रखते हैं वो वर्णी लौवक रखते हैं। यानी मान लीजिए कि पुष्प है, कोई भी फूल है, उसका कलर लाल है, पीला है, गुलाबी है, हरा है, ब्लैक है, इन सबों का रंग देने का काम कौन करता है? तो वर्णी लौवक करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हरित लौवक। हरित लौवक कैसे इम्पोर्टेंट है? तो हरित लौवक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरित लौवक के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरित लौवक में होती है। हरित लौवक में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित के साथ जेंथोफिल, क्रेमोटिन ये सभी पाए जाते हैं। पूछता है कि हरित लौवक में कौन सी धातु हरित लौवक में पर्णहरित या क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पाई जाती है मैग्नीशियम। और कहा जाता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर हमने पढ़ा था कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और रसोई घर बोले तो हरित लौवक कहा जाता है, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए कोशिका का रसोई घर हरित लौवक को कहा जाता है। और 34 एटीपी का निर्माण जो एक ग्लूकोज अणु के टूटने से होता है क्रेब्स चक्र में, 36 होता है लेकिन 34 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके कारण कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
और खाना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हरित लौह में होती है। इसी के कारण कोशिका का रसोई घर हरित लौह को कहा जाता है। चलिए आगे जानेंगे हम केंद्रक के बारे में। केंद्र तो हमने पहले पढ़ा था कि कोशिका द्रव। अब आता है 30 नंबर में केंद्रक। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक के अंदर क्या रहता है? तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र रहता है। तो गुणसूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। गुणसूत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो गुणसूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक में होता है पेलिकल, 2 में होता है मैट्रिक्स और 3 में होता है क्रोमैटिड्स। पेलिकल क्या है? तो गुणसूत्र के सबसे बाहरी भाग को पेलिकल कहा जाता है। गुणसूत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पेलिकल कहा जाता है। और पेलिकल से घिरे हुए भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागों के समान रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्रोमैटिड्स अगर बता दें कि क्रोमैटिड्स जो है ना, क्रोमैटिड्स डीएनए एवं हिस्टोन नामक प्रोटीन की बनी होती है। क्रोमैटिड्स किसकी बनी होती है? तो डीएनए एवं हिस्टोन नामक प्रोटीन की बनी होती है। गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिका के बारे में और कोशिका के सिद्धांतों के बारे में जाना, कोशिका संरचना के बारे में जाना। तो इसी तरह क्वेश्चन बहुत इजी एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मारे क्या नहीं मारे। तो सबसे जरूरी है कि हम क्वेश्चन को सटीक याद करें, कन्फर्म याद करें, ताकि हमारा ऑप्शन फंसे नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आप 2 ऑप्शन छाट देते हैं तो 2 ऑप्शन में फंस जाता है कि होगा कि हो गया। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हर चीज को विस्तार से जाने और अच्छा से जाने कि कौन क्या है क्या नहीं है। चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।